वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 20 जुलाई 2021 और 20 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी से बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर यहाँ पर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं सभी का लिंक आपको यहाँ पर, मतलब लिंक नहीं बल्कि इसका जो प्लेलिस्ट है उसे मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया चैनल पे। जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर सारे वीडियो को एक एक करके आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये प्रश्न था कि हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे के मतलब कि 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है और इस पर कार्य शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूँ कि पूरे भारत से 123, यानी कि ये डाटा मैंने आपको बताया था, 123 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है जिसको कि स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रदान की जाएगी इसका निजीकरण करके। और इसी क्रम में पूर्व मध्य रेलवे का 5 रेलवे स्टेशनों को इसमें चुना गया है। वो 5 रेलवे स्टेशन कौन कौन है उसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा होगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, और फिर मुजफ्फरपुर, और फिर बेगूसराय, और उसके बाद सिंगरौली स्टेशन तथा गया स्टेशन। ये 5 स्टेशन है जो कि इसमें चुना गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ डेली आप वीडियो देखने का आदत बनाइए। डेली चैनल पर अपलोड होता है, इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे डिटेल में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जुलाई माह से जो संबंधित दिवस व तिथियां हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और इस वर्ष का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम आपको याद रखना है, यह है सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया गया। इस वर्ष का भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस का 66वां संस्करण था, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे है 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अगला है 5 जुलाई। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सारे दिवस का यहाँ पर मैंने थीम को अपडेट नहीं किया है, क्योंकि ये सारे दिवस का कोई थीम है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर खाली छोड़ा गया है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा अगला है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और इस वर्ष का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का थीम है राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, राष्ट्रीय सादगी दिवस और पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को शहीद दिवस। मैंने आपको कई बार बता दिया है कि शहीद दिवस के बारे में कि भारत में कई ऐसी तिथियां हैं जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, कम से कम 5 से 6 तिथि है। जब यहाँ पर जो लिखा गया 13 जुलाई के बारे में, तो 13 जुलाई को जो भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है ये कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। आगे है 14 जुलाई। 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस, 15 जुलाई को थेरापंथ स्थापना दिवस जो कि जैन धर्म से संबंधित है और इसके अतिरिक्त 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला है 16 जुलाई। 16 जुलाई को साझा सेवा केंद्र यानी कि सीएससी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का 2021 का थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। और यहाँ पे हमारा अगला 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। नेल्सन मंडेला दिवस से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने 2 दिन पहले शायद आपको बताया था, जहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये सारी जानकारी यहाँ से याद होगी। हमारा यहाँ पे अगला है जुलाई का तीसरा रविवार। इस वर्ष जुलाई का जो तीसरा रविवार पड़ा है ये 18 जुलाई को पड़ा है और तीसरा रविवार जो होता है जुलाई माह का ये राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर आगे है 19 जुलाई। 19 जुलाई को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जैसे जैसे ये डेट आगे यहाँ पर बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर अपडेट करता चलूँगा। ये सेक्शन को आप स्किप मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप इसे रोजाना देखेंगे तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद होगा। दोबारा आपको समय निकाल के इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पर रोजाना आप चैनल पर वीडियो देखते हैं तो इसी क्रम में आपका ये याद हो जाएगा जब आप चीज़ों को बार बार देखेंगे। इसीलिए मैं आपको बताऊँ रोजाना इसे आप देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मतलब कि एग्जाम के बारे में जानकारी लेने के लिए, बीपीएससी परीक्षा से तैयारी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में है वो अब हमें व्हाट्सएप पे नहीं पूछेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप का संचालन मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे आए दिन बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनका कि रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट्सएप के संचालन के लिए मैंने एक बंदे को हायर किया, वो सिर्फ पेड ग्रुप जो भी हमारे Pre21 जो हमारा कोड है, जो कि मतलब कि पेड ग्रुप का जो कोड है जो कि आप ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करते हैं तो सिर्फ उन्हीं मैसेज का रिप्लाई किया जाता है और यहाँ पे सभी लोगों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि यहाँ पर आपका एक समाधान यह है कि आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी मतलब कि प्रश्न है वो हमें डायरेक्टली फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वहां पर हर शाम को मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपके मैसेज का, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप के बारे में ही आपको जानकारी मिलेगी। पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करने के इच्छुक है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अन्यथा आप हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1999 का सैनारी नरसंहार हाल ही में चर्चे में है। यह नरसंहार बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले से यह नरसंहार संबंधित है जो कि अभी हाल ही में चर्चे में है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह होगा जहानाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस नरसंहार के बारे में बता दूं, ये अभी हाल ही में चर्चे में क्यों है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1999 के सैनारी नरसंहार के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, इसलिए अभी ये हाल ही में चर्चे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो 1999 का जो सैनारी नरसंहार हुआ था तो इसके आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति दायर किया है या सहमति जताया है, तो इसीलिए अभी हाल ही में चर्चे में है। अब ये नरसंहार कब हुआ था, ये कैसे हुआ था, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सैनारी गांव को घेर कर अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और ये एकदम से निर्मम हत्या थी। बहुत सारे लोगों का इसमें मतलब गला काट दिया गया था और पेट को फाड़ दिया गया था पूरी तरह से। जब आप इसे गूगल पे इसका इमेज देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने वो सारी इमेज को ऐड नहीं किया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें मतलब अगड़ी जाति के 34 लोगों की हत्या की गई थी, पूरे गांव को घेर करके पुरुषों की हत्या की गई थी। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसके अलावा 1 दिसंबर 1997 को भी जहानाबाद के ही लक्ष्मणपुर बाधे में मतलब यहाँ पर शंकर बिघा गांव में 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और जहानाबाद जिले की यह दोनों नरसंहार बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार है, जो कि जहानाबाद जिले में 1 दिसंबर 1997 और 28 मार्च 1999 को यानी कि 90 के दशक में यह घटित हुआ था। तो ये सारी यहाँ से जानकारी आपको याद रखना, ये अभी चर्चे में है तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आई है जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। यहाँ पर आप जब मैप में देखेंगे बिहार वाले मैप में ये जहानाबाद की स्थिति है मैप पर। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जहानाबाद की जो जिला है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आपको याद रखना है कुल 4 जिले हैं जो कि अपने साथ ये सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि नालंदा 1, पटना 2, अरवल 3 और फिर गया 4। ये 4 जिले हैं जो कि मतलब कि जहानाबाद के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अरवल जिला यहाँ आप जब देख रहे हैं ये बिहार का सबसे नया जिला है, ये सब उससे पहले यहाँ पे जहानाबाद का ही ये अंश था, ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ पर जहानाबाद की बात आई है तो जहानाबाद के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडलों में अगर हम बात करें तो पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत, ये 9 प्रमंडल है, जिसमें कि यहाँ पर बात आई है मतलब कि जहानाबाद जिले के। तो जहानाबाद जो मतलब जिला है ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है कि जहानाबाद जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। और यहाँ पर मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय गया है तो ये भी एक जिला है जो कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो एक में हो गया आपका गया, दूसरा में आपका हो गया अरवल और
तीसरा में आपका होगा औरंगाबाद, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कट गया थोड़ा सा, तो तीसरा में आपका होगा औरंगाबाद, और चौथा में होगा आपका जहानाबाद, और पांचवा जो होगा आपका होगा ये नवादा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये 5 जिले जो कि हैं आपको कह सकते हैं ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है, और मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये बोध गया में है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कुर्था नेपाल, यानी कि जयनगर से कुर्था नेपाल के बीच इसका सफल ट्रायल किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके बीच ये सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से कुर्था तक सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया कि इस स्पीड ट्रायल यानी कि यह स्पीड ट्रायल जयनगर से कुर्था के बीच 70 किलोमीटर की रफ्तार से किया गया, और वहीं पर कुर्था से जयनगर तक 115 किलोमीटर की रफ्तार की गई। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया कि 21 जुलाई को नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस परियोजना के पहले फेज के पूर्ण काम को मतलब कि नेपाल सरकार को सौंपा जाएगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 2014 में जयनगर से जनकपुर के बीच ट्रेनों का मेगा ब्लॉक के कारण परिचालन बंद हो गया था, जो कि अब हाल ही में ये शुरू होने वाला है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर इस इमेज में हम लोग देखेंगे जयनगर से कुर्था के बीच। तो जयनगर जो मधुबनी जिले का हिस्सा, यानी कि जयनगर जो पड़ता है ये मधुबनी जिला में पड़ता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देखकर समझ रहे होंगे ये जयनगर से कुर्था जो है ये नेपाल में। यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ये मतलब कि भारत नहीं बल्कि बिहार और नेपाल की सीमा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कुर्था के बीच में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया। मतलब इसका मतलब कह सकते हैं स्पीड ट्रायल अभी हाल ही में किया गया, इसीलिए अभी हाल ही में चर्चे में है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना। आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जयनगर बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन बात आई है नेपाल की। तो नेपाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, इसे आपको याद रखना है। अब नेपाल एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है और नेपाल के 85% नागरिक जो है ये हिंदू धर्मावलंबी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ये आंकड़े आप याद रखेंगे। 85% जो नागरिक हैं ये हिंदू धर्मावलंबी हैं। यहाँ पर आगे लिखा गया कि नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है, और नेपाल की राजधानी नेपाली है। नेपाल की राजधानी में नहीं बल्कि नेपाल की राजभाषा नेपाली है, और नेपाल के लोगों को भी नेपाली ही कहा जाता है। एक्चुअली में नेपाल की राजधानी नेपाली नहीं बल्कि काठमांडू है। यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट पे लिखा गया कि संसार के सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में है, जिसमें कि संसार का सबसे सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। ये भी इसमें से शामिल है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मतलब कि एवरेस्ट जो चोटी है, जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर नेपाल में इसको मतलब एक लोकल नाम सागरमाथा से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला यहाँ पे लिखा गया है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो कि मतलब कि सबसे बड़ा नगर है नेपाल का, और राज्य भाषा जो यहाँ की है नेपाली है। और मुद्रा की अगर बात किया जाए तो यहाँ की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है, और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और अभी प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं शेर बहादुर देवबा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए। इनमें से बिहार से कितना मामला था जो कि इसके तहत दर्ज किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 मामले बिहार से इस कानून के तहत दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत 326 मामले दर्ज किए गए, जिसमें कि बिहार, जम्मू कश्मीर और केरल में राजद्रोह के 25 मामले दर्ज किए गए। आपको यहाँ से याद रखना है कि बिहार में 25 मामले इसमें से दर्ज किए गए 326 मामलों में से, लेकिन बिहार के साथ इस श्रेणी में 25 मामलों वाले में यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर और केरल भी शामिल है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि बिहार के अलावे किस मतलब कि राज्य से 25 मामले इसके तहत दर्ज किया गया? तो जम्मू कश्मीर और केरल से इसके तहत 25 मामले दर्ज किए गए। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि बिहार और केरल में किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, और इन तीनों राज्यों में 6 साल के बीच कोई भी मतलब कि राजद्रोह के मामले में दोषी करार नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में इसमें 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन मतलब किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया। इसका मतलब कि दोषी करार देके सजा नहीं दिया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। अभी हाल ही में ये आंकड़े जारी किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, 2014 से लेकर के 2019 के बीच का ये आंकड़ा है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप ये याद रखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे हमारे इस करेंट अफेयर्स की श्रृंखला को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप
आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ डेली आप करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है ये आप इसे रोजाना देखिए, चैनल पर रोजाना अपलोड होता है। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जिस प्रकार से मैं जनवरी से अब तक आपके साथ लगा रहा हूँ, इसी तरह से मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा। इससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे है, चौथा प्रश्न, हाल ही में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? मोंक फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में अभी हाल ही में शुरू की गई है? ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये चर्चे में क्यों है, ये मोंक फ्रूट क्या होता है, ये कहाँ से इसको लाया गया है, इसी बारे में यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो हाल ही में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है। यह फल अपने प्राकृतिक गुणों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है, जो कि मतलब कह सकते हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर आप इस इमेज में इसे देख सकते हैं, यही है मोंक फ्रूट। यहाँ पे अगला पॉइंट पे लिखा गया कि इसके अलावा यह फल मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ पर यह भी बात आपको ध्यान रखना है, इसमें कैलोरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बीज कहाँ से लाए गए हैं? तो इसका जो बीज है ये मोंक फ्रूट का, ये पड़ोसी देश चीन से लाई गई है। ये बात आप यहाँ से याद रखिए। आगे लिखा गया यह फल चीन से 300 गुना मीठा होता है और इसके बावजूद भी यह फल शुगर फ्री होता है। यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि यह फल जो मतलब चीनी से 300 गुना मीठा होने के बावजूद भी शुगर फ्री होता है, इसीलिए ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वरदान सिद्ध हो सकता है। तो इसकी खेती अभी हाल ही में मतलब भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में यह शुरू किया गया है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को दुबई का गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय महिला खिलाड़ी जो है ये टेनिस खिलाड़ी है। यहाँ पर आप जब ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपका है, एक तो हो गया दीप्ति शर्मा, एक हो गया मिताली राज और हो गया हरमनप्रीत कौर। ये तीनों भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मतलब कि खिलाड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में सानिया मिर्जा, ये मतलब कि महिला टेनिस खिलाड़ी है और इन्हें अभी हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं मिताली राज, ये भारतीय महिला टीम की कप्तान है। ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। अर्थात यह वीजा मिलने के बाद अब सानिया मिर्जा 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। यहाँ की 10 वर्षों तक की नागरिकता दी गई है इस गोल्डन वीजा के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया है कि सानिया मिर्जा अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद यह गोल्डन वीजा पाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। यहाँ से ये भी चीज़ आपको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुबई की तरफ से जो गोल्डन वीजा प्रदान किया जाता है तो मतलब प्रसिद्ध लोगों को दिया जाता है और यहाँ पर रहने का एक सुनहरा मौका दिया जाता है गोल्डन वीजा के तहत। तो इसी क्रम में सबसे पहले शाहरुख खान और फिर संजय दत्त, अभी हाल ही में सानिया मिर्जा को यह गोल्डन वीजा मतलब कि सम्मानित किया गया इस गोल्डन वीजा से। अब यहाँ पर एक प्रश्न बना था कुछ दिन पहले, यानी कि मई माह वाले करंट अफेयर्स में, जहाँ पर मैंने आपको इस बारे में बताया था कि संजय दत्त को 26 मई 2021 को यह गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया था। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच किया है तो यहाँ पर यह बात आपको याद आ रहा होगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी, ये प्रश्न जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा इसे अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 का मतलब कि अनावरण किया है और इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधा को कम करना इसका उद्देश्य है। साफ शब्दों में अगर कहें तो यात्रा के समय में मतलब कि कटौती करना, यात्रा को जल्दी से जल्दी पूरा करना ही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए ये कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है, जिसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021। अब यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया इस योजना के तहत सरकार ने, यहाँ पर देखिए तहत छूट गया, इस योजना के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए परमिट, कर और वित्तीय लाभ जैसी कई छूट देने का मतलब घोषणा किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि है यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी कि आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा किस नाम से एक कोविड-19 परीक्षण किट तैयार किया गया है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोबी होम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद यानी कि आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोबी होम नामक कोविड-19 परीक्षण किट तैयार किया गया है, जिसके जरिए आसानी से घर पर बैठे ही कोविड-19 का परीक्षण या फिर जांच किया जा सकता है। और यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर आधारित है और ये पूरी तरह से डिजिटल जांच होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जिसे अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको मैंने पहले बताया था, इससे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने कोविड जांच के लिए पुणे की जो माईलैब डिस्कवरी सोल्यूशन कंपनी है, इसके द्वारा विकसित कोविसेल्फ किट को मंजूरी दिया था। तो इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो भी हाल ही में ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे मतलब कि कोवी होम को मतलब के लिए तैयार किया गया, ये पूरी तरह से डिजिटल है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। यह निम्नलिखित में से भारतीय रेल की किस इकाई के तहत आता है? बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह भारतीय रेल के किस इकाई के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। यह भारतीय रेल के पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि एनईआर के तहत आता है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये अभी हाल ही में इसका नाम बनारस किया गया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 में प्रस्ताव को स्वीकार कर गृह मंत्रालय को भेजा था। और यहाँ पर आगे लिखा गया कि पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना 1952 में की गई थी और इसका मुख्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। पूर्वोत्तर मुख्यालय के अंतर्गत ये आता है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। और इसके लिए जो प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया था, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 में भेजा गया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीजन है और सबसे बड़ा जो जोन है ये है उत्तर रेलवे। और इसकी स्थापना यानी कि उत्तर रेलवे की जो स्थापना हुई थी ये 14 अप्रैल 1952 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आपका ये फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपको एक लाइक करना जरूर बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर चर्चा हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर मैंने ऐड किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैप में उत्तर प्रदेश की स्थिति है और उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है और ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। और यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था और जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इसका नाम 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75। वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। और यहाँ पे आगे लिखा गया पुलिस महानिदेशक है हितेश चंद्र अवस्थी। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि किस देश में हाल ही में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉडुलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन में ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में पड़ोसी देश चीन ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉडुलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ये कार्य को शुरू किया गया है, जिसका नाम है ये छोटे मॉडुलर जो रिएक्टर है इसका नाम है लिंगलोंग 1, जो कि चीन से संबंधित है। यहाँ पर आगे लिखा गया इस छोटे मॉडुलर रिएक्टर की उत्पादन क्षमता करीब 1 अरब किलोवाट घंटे तक होगी। और यहाँ पर आगे लिखा गया कि यह 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला रिएक्टर था और इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी ये 1 अरब किलोवाट पर घंटे की होगी। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए।
अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में किस देश ने भाग नहीं लिया है? तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए त्रिपक्षीय है, तो अर्थात यहाँ पर 3 देश तो हमारा ऑप्शन में होगा ही होगा, लेकिन एक यहाँ पे कौन सा नहीं होगा वो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान इस मतलब कि इस टेबल टॉप अभ्यास यानी कि TTX 2021 का हिस्सा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव की शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने 2 दिवसीय वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मतलब भाग लिया गया ये वर्चुअली लिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में। और यहाँ पे आगे लिखा गया इसका उद्देश्य जो है ये आपसी समझ को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए प्रथाओं की प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही यहाँ पर यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित है। तो ये भी इसका एक उद्देश्य ही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ही याद रखिए। इसमें जो मतलब TTX 2021 में जिन देशों ने भाग लिया ये भारत, श्रीलंका और मालदीव है, जो कि 2 दिवसीय ये वर्चुअल मतलब अभ्यास मतलब कर सकते हैं ये सत्र था, जिसमें कि 3 देशों ने भाग लिया था। और इसका नाम आपको याद रखना TTX 2021 के नाम से इसे मतलब कि आयोजित किया गया वर्चुअली। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIIF ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना है? तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोकुलम केरल FC, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल AFC को नामित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आगे लिखा गया कि गोकुलम केरल FC ने वर्ष 2019-20 में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय महिला लीग यानी कि IWL के फाइनल में क्रिप्सा FC को हराकर राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली केरल की पहली टीम बनी थी। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये अभी चर्चे में है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। हमारा 12वां प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पोर्ट टैक्सी सर्विस का निर्माण किया जा रहा है? भारत का पहला पोर्ट टैक्सी सर्विस का जो निर्माण किया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सर्विस का निर्माण किया जा रहा है और इसके पूरे हो जाने से न केवल एक फास्ट और सुरक्षित परिवहन विकल्प के रूप में उभर सकता है बल्कि सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करने में भी मदद मिल सकता है। ऐसे मतलब पोर्ट टैक्सी सर्विस की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और सिर्फ इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लगभग अनुमानित जो राशि है ये 862 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की उम्मीद है इस बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे लिखा गया इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग कर सकते हैं 15 किलोमीटर यानी कि 14.5 किलोमीटर होगी इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई, जिसमें कि फिल्म सिटी से लेकर के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच इस पोर्ट टैक्सी सर्विस को शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये भी हाल ही में मतलब इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब बढ़ते यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो के प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस मतलब के सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर Pre21 लिख के मैसेज कीजिए और डेमो PDF मंगा के देखिए और उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि Pre21 लिख के मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।